तो बेटा चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। आज हम लोग यूनिट 2, जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसको उठा रहे हैं। तो यूनिट 2 आप लोग नोट्स भी साथ में बनाइए। यूनिट 2 सॉल्यूशन, हेडिंग डालिए आप लोग नए पेज से। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन होता क्या है। आप लोगों का पढ़ा हुआ है कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला देते हैं तो जो एक नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन जनरल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को। तो अगर हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सॉल्यूशन की। तो चलिए यहीं पे शुरू कर दीजिए आप लोग। पहला टॉपिक आप यूनिट 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, या जो ज़्यादा अच्छा वर्ड है वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मिक्सचर कब होमोजीनियस होता है और कब हेट्रोजीनियस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। होता क्या है, जब आपने मान लीजिए पानी लिया और पानी में आपने कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड किया, सपोज दैट आपने सैंड पार्टिकल्स को ऐड किया, तो बेटा जो सैंड होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। जो सैंड है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, बल्कि जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत विग्रसली जब हम शेक करते हैं तो पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं, राइट। होता क्या है कि सैंड का जो पार्टिकल होता है वो इस तरीके से, ये सैंड का पार्टिकल रहता है और ये पानी रहता है। होता क्या है, सैंड और पानी के बीच में ये सरफेस होती है। एक तो सरफेस होती है सैंड की और दूसरी सरफेस किसकी होगी, ऑफ कोर्स पानी की होगी। तो है क्या, यहाँ पर जो दो सब्सटेंसेस आपने मिक्स किए हैं उनके बीच में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन में क्या आएगा, सरफेस ऑफ सैंड पार्टिकल, और दूसरा क्या होगा, सरफेस ऑफ वाटर। तो जब बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये सैंड के पार्टिकल का अलग फेज है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ ये खत्म हो गया, और एक कंटिन्यूअस फेज किसका है, वो वाटर का है। तो जब ये एक से ज्यादा फेजेस हो जाएंगे तो यहां पर क्या हुआ, जो दो सब्सटेंसेस आपने मिक्स किए तो जो दूसरा सब्सटेंस जो आपने मिलाया था उसके पार्टिकल्स अभी भी इतने बड़े हैं कि उसकी सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं। कितने बड़े हैं, अगर 10⁻⁹ मीटर से बड़े हैं, अगर ये साइज कितना है, इस साइज से बड़ा है, तो ऐसे केस में इनकी सरफेस को कंसीडर किया जाता है। और अगर पार्टिकल्स का साइज इतना या इससे छोटा है तो सरफेस को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अभी इसकी सरफेस को कंसीडर किया जा रहा है। जब सरफेस है तो इसका मतलब दो सब्सटेंसेस के बीच में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, और जब बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है तो ये दोनों सब्सटेंसेस का जो फेज होगा वो अलग अलग माना जाएगा। और जब एक से ज्यादा फेजेस होते हैं तो हम मिक्सचर को हेट्रोजीनियस कहते हैं। वहीं पे आप उल्टा सोचिए, अगर जो आपने सब्सटेंस यहाँ मिक्स किया, सॉल्ट है या शुगर है, अगर आपने उसको पानी में मिक्स किया तो पार्टिकल्स का साइज इससे छोटा होता है उसका, और जब पार्टिकल्स का साइज इससे भी छोटा होता है तो ऐसे केस में सरफेस नहीं होती है। सरफेस नहीं होती है यानी दो सब्सटेंसेस जो आपने मिलाए हैं उनके बीच में कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, और जब बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगी तो सिंगल फेज माना जाएगा, और जब सिंगल फेज होगा तो उस मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस। तो हेडिंग है हमारी आज की सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है ये मैंने आपको बताया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस वर्ड आ गया, तो होमोजीनियस क्या होता है, द मिक्सचर हैविंग ओनली वन फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस। वन फेज क्या होता है, मैटर इन बल्क इज कॉल्ड फेज।
और दो फेजेस के बीच में हमेशा क्या होती है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, दैट इज सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ये चीज आप चाहें तो कहीं पे नोट कर सकते हैं, हालांकि आपको ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का आपका आखिरी चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे कोलोइडल सोल्यूशन आएगा, वहां पर आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी। तो फिर भी आपकी ये हेडिंग शुरुआत जो आपने नोट्स बनाए होंगे ये डाला होगा, उसके बाद आपने लिखा होगा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सोल्यूशन। फिर एक नोट डाल के आप लिखेंगे मिक्सचर इज होमोजीनियस व्हेन इट हैज ओनली वन फेज, व्हेन इट हैज ओनली वन फेज। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं फेज क्या होता है, नोट करके लिख सकते हैं द मैटर इन बल्क इज कॉल्ड फेज एंड द बाउंड्री सेपरेटिंग टू फेजेस इज कॉल्ड सरफेस और इंटरफेस। और सरफेस कब कंसीडर की जाती है, जब पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा होता है। तो ये आपको हमने बता दिया। फिलहाल इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। देखिएगा आगे बेटा, सोल्यूशन की डेफिनेशन के बाद लिखेंगे नई लाइन से, सोल्यूशन हैज 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट 1 जो होता है इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखेंगे आप लोग, और इसके आगे एक बात आप मेंशन करेंगे, ऑलवेज 1 इन नंबर। सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा 1 होता है, और दूसरा होगा सोल्यूट। जो सोल्यूट होता है वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, मे बी मोर देन 1। सपोज दैट पानी में आपने शुगर को मिक्स किया, पानी इज सॉल्वेंट और शुगर जो है वो सोल्यूट है। अच्छा, अगर आपने पानी में शुगर, सॉल्ट या एक आध चीज़ें और मिला दी जो कि कंप्लीटली मिसिबल हैं, तो ऐसे केस में सॉल्वेंट एक ही होगा, बाकी सबको हम क्या मान के चलेंगे, बाकी सबको हम सोल्यूट कंसीडर करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किसको सॉल्वेंट माने और किसको सोल्यूट माने। तो एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया जाता है, आप नोट करके लिखिएगा। आपने लिखा होगा 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है नंबर वाइज, और जो सोल्यूट होता है वो 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो आगे आप लिखेंगे द सब्सटेंस विच हैज़ मोर अमाउंट इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सोल्यूट। तो जो सब्सटेंस जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम होती है उसे हम बोलते हैं सोल्यूट। लेकिन एक आध जगह पे ऐसा भी किया जाता है कि अगर एक लिक्विड है सब्सटेंस और दूसरा सॉलिड है, तो लिक्विड भले ही अमाउंट में कम हो लेकिन उसको हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मान के चलते हैं। तो ये बात भी मेंशन कर लेना। ये जनरल केस है जहाँ पे, मतलब जनरल स्टेटमेंट है, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होती है जिस सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट मानते हैं, और जिस सब्सटेंस की अमाउंट कम होती है उसे सोल्यूट मानते हैं। लेकिन ऐसे भी ये भी एक पॉइंट है, when one substance is liquid and other is solid then liquid is always considered as solvent। लेकिन हाँ, दोनों अगर सॉलिड हैं, मान लो आपने 2 मेटल्स को मिक्स किया, एलॉय बनाया, तो सॉल्वेंट उसे माना जाएगा जिसकी अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से होता है। एक बात यहाँ पर हम और बताएंगे, पढ़ने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में कभी नहीं आती हैं। एक बात बस जो हम आपको यहाँ बताएंगे वो ये है कि सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होती है। सोल्यूशन लिक्विड होगा, सोल्यूशन सॉलिड होगा, या सोल्यूशन गैस होगा। तो एक पॉइंट ये आप लिखेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होती है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि सॉल्यूशन होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, और सॉल्यूशन में 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, किसको सोल्यूट कहेंगे, और इसके अलावा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, ये सारी बातें बताएं। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर के मेन पोर्शन पे, मेन कोर्स पे आ जाते हैं। स्टार्टर्स ख़त्म हो गए, तो मेन कोर्स की अगर हम बात करें तो चैप्टर को हम 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। चारों टॉपिक्स हम लिखेंगे भी यहाँ पे, कौन कौन से 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, और एक एक पार्ट करके हम लोग इसको
डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो होता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, मतलब मोलैरिटी वगैरह वो सब आपके पढ़े हुए होते हैं, तो थोड़ा सा आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए। पढ़ाया जाएगा आपको वो भी पूरा। और उसके बाद जो हमने 3 पोर्शन किए हैं चैप्टर के, वो आपके लिए नए होते हैं, और वो तो खैर बोरिंग होने का मतलब ही नहीं होता, जब नए हैं तो बोर नहीं होते हैं बच्चे। तो ठीक है बेटा, तो चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो आपको पहले हम बता देते हैं। एक तो हम लेते हैं पहला टर्म जो होता है, पहला जो हमने डिवीज़न किया है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। आप लोग डिवाइड कर लें चैप्टर को, फिर धीरे धीरे हम लोग इसको खत्म करेंगे। दूसरा जो पोर्शन जो हमने डिवाइड किया है इसको, वो है वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ होता है। इसके बाद हम बात करें तीसरा सेगमेंट क्या लेते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। तीसरा सेगमेंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसका, जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद आखिरी हम लोग लेते हैं solubility of gases in liquid and हेनरीज लॉ। ये 4 सेगमेंट में हम लोग चैप्टर को डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, और शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स से। देखो बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं। जो भी हमने सोल्यूशन बनाया, 2 चीज़ें हैं। मान लो हमने बाइनरी सोल्यूशन लिया, ये टर्म जो मैंने बोला इसको भी आप लोग कहीं पे नोट कर लेना। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है जब केवल 2 सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है। सॉल्वेंट होगा एक, वो तो एक होता ही है, और सोल्यूट का नंबर भी कितना होगा, एक ही होगा। देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। द सोल्यूशन ऑफ 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। तो अगर हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करें, 2 चीज़ें हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है। उनकी रिलेटिव अमाउंट्स को बताने के लिए, अब रिलेटिव अमाउंट्स डायरेक्टली भी बताई जा सकती हैं कि इतने ग्राम सॉल्वेंट है, इतने ग्राम सोल्यूट है, लेकिन उनको थोड़ा और तरीके से इनडायरेक्टली कुछ और वेज होते हैं और तरीके होते हैं। जिन तरीकों से बताया जाता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स कहलाते हैं। तो क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स? दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। उनको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं? आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं, यही तो आपका 11th में पढ़ा हुआ है। उनके नाम हैं जैसे कि परसेंट स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इन पीपीएम, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपका पढ़ा हुआ जरूर है, लेकिन आप ये मत मान के चलिएगा कि हमें सब कुछ आता है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो आपको नहीं आता होगा, जो आपका 11th में नहीं क्लियर हुआ होगा, या यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी हेडिंग पड़ेगी, उसमें आप लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट
relative amounts of to represent relative amounts of solute and solvent in a solution. सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की रिलेटिव अमाउंट्स क्या हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज होता है. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड. कौन कौन से यूज होते हैं मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. एक तो बहुत कॉमन है वो है परसेंट स्ट्रेंथ. परसेंट स्ट्रेंथ के बाद सेकेंड है स्ट्रेंथ इन पीपीएम. बताया जाएगा आपको पीपीएम क्या है. थर्ड वन इज, इसका भी बहुत यूज होता है, स्ट्रेंथ इन परसेंट स्ट्रेंथ. ये सोल्यूशन की होती है, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन. स्ट्रेंथ इन पीपीएम ये भी ऑफ सोल्यूशन होती है. स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ये भी सोल्यूशन की ही होती है. आप चाहें तो आगे जगह नहीं आप लिख लेना. स्ट्रेंथ इन पीपीएम ऑफ सोल्यूशन होती है. स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ये भी ऑफ सोल्यूशन होती है. नंबर 4 मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का नहीं होता है. मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकाला जाता है. सॉल्वेंट का हो सकता है, सोल्यूट का हो सकता है, ये जो भी कंपोनेंट है किसी का भी निकाला जा सकता है. फिफ्थ वन इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. ये भी सोल्यूशन की ही होती है. कैपिटल एम से दिखाते हैं. मोलैरिटी के साथ ही एक टर्म और जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी, जो आपको सभी कंसंट्रेशन टर्म्स जब पढ़ा दिए जाएंगे उसके लास्ट में फॉर्मेलिटी पढ़ाई जाएगी. सेवंथ इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन. ये भी सोल्यूशन की है, ये भी सोल्यूशन की है, बस मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का नहीं होता है. मोलैलिटी स्मॉल एम से दिखाते हैं. एट्थ वन इज नॉर्मेलिटी. ये भी हम आपको क्या करेंगे, मोलैरिटी ये सब पढ़ाने के बाद नॉर्मेलिटी को बिल्कुल लास्ट में पढ़ाएंगे अलग से, फॉर्मेलिटी के भी बाद में. ठीक है, नॉर्मेलिटी का एक लेक्चर अकेला बन जाता है, काफी कुछ होता है इसमें पढ़ने के लिए. तो बेटा क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स ये होते हैं. स्ट्रेंथ, परसेंट स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इन पीपीएम है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हैं. तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. पहले तो हम सबकी डेफिनेशंस आपको लिखा देंगे और डेफिनेशंस के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग इनके क्वेश्चंस एक साथ करेंगे. क्वेश्चंस जब एक साथ करते हैं तो सारी चीज़ें हमें एक साथ क्लियर हो जाती हैं. हम लोग क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से उठाएंगे, एक दो क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे और लगभग सारी चीज़ें ही आपको फाइंड आउट करनी होंगी. तो इससे क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ बिल्डअप हो जाते हैं सारे. तो सबकी डेफिनेशंस हम एक साथ पहले लिख लेंगे थोड़ा समझते हुए, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को हम लोग बाद में करेंगे. एक लेक्चर आज का और एक लेक्चर जो नेक्स्ट होगा वो इसी में जाएगा. ऑलमोस्ट 2 या 3 लेक्चर्स जाते हैं इसमें. तो लिखिएगा, शुरुआत करिए. कंसंट्रेशन टर्म्स पहली हेडिंग आपकी है. कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन. ये जरूर लिखिएगा, परसेंट स्ट्रेंथ सोल्यूशन की होती है, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है. वो लोग क्या करते हैं, परसेंट ऑफ सोल्यूट लिख देते हैं, परसेंट ऑफ सॉल्वेंट. ऐसे नहीं होता है. जो परसेंट किसकी होगी वो सोल्यूट या सॉल्वेंट की हो सकती है, बट जो परसेंट स्ट्रेंथ होती है वो सोल्यूशन की होती है. परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन. इसमें आप लोग डेफिनेशन में सबसे पहले लिखेंगे, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन. परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, थोड़ा स्लो बोल रहे हैं सो दैट आप साथ में ही नोट्स भी बना लें. परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, जो साथ में नोट्स नहीं बना रहे हैं वो इसको थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं. परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन. तो फार्मूला बनेगा
परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये पार्ट्स का मतलब क्या है देखना भाई, जो यूज होता है पार्ट्स मीन्स या तो हम लेते हैं मास इन ग्राम, W से दिखाएंगे, या फिर हम लेंगे वॉल्यूम इन ml, इसे V से दिखाएंगे। अब आप इसके एग्जांपल्स को थोड़ा समझिएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 15% W/W, एक मिनट रुक जाइए, इतना आपने लिख लिया। इसके बाद देखो परसेंट स्ट्रेंथ हो तो कई टाइप की सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं हम लोग, लिखिएगा प्रैक्टिकली 3 टाइप्स ऑफ परसेंट स्ट्रेंथ इज यूज्ड। प्रैक्टिकली 3 टाइप्स ऑफ परसेंट स्ट्रेंथ आर यूज्ड। कौन कौन सी? एक होती है W/W, दूसरी यूज होती है W/V, थर्ड यूज होती है V/V। जो ये पहला टर्म यूज हुआ है, ये वाला W है या ये W है, ये V है, ये होता है सोल्यूट के लिए, फॉर सोल्यूट। ऐसे करके आप मेंशन कर दें इस चीज को। और ये जो होता है W है, V है, V है, ये होता है फॉर सोल्यूशन। अभी आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है, अगर हमने कहा 15% W/W सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ये जो 15 लिखा है, ऑफ कोर्स ये किसका है? सोल्यूट का है, क्योंकि हमने कहा था परसेंट स्ट्रेंथ में क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये 15 किसके होंगे? सोल्यूट के होंगे। 15 अब क्या होगा? ग्राम होगा या ml होगा? पहला वाला वर्ड आप देखिए, ये सोल्यूट का होता है, तो आ जाएगा 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 तो सॉल्यूशन का होना ही होना है। क्या होना है? सॉल्यूशन के लिए भी W दिया है, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही और एग्जांपल आप देखिए, अगर हमने कहा 15% W/V सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा 15 सोल्यूट के लिए ग्राम आएगा, ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100, इस बारी सोल्यूशन के लिए ml यूज होगा, ml ऑफ सोल्यूशन। ये यूज होती हैं W/W, W/V, V/V, जनरली इनका यूज होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कहाँ यूज होता है, W/W का यूज कहाँ होता है। जो हमारे यहाँ लेबोरेटरी में रिएजेंट्स आते हैं वो जनरली W/W में आते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आता है, 98% होता है, वो W/W होता है, मतलब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब वहाँ पर पानी कितना है? केवल 2 ग्राम ही है। 100 ग्राम में 98 ग्राम H2SO4 है और 2 ग्राम पानी है, तब जाकर के 100 ग्राम क्या बना होगा? सोल्यूशन। W/V की अगर हम बात करें, बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, जनरली कोई सॉलिड जब लिक्विड में डाला जाता है तो W/V में ही स्ट्रेंथ ली जाती है। अगर आप जैसे कि टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो KMnO4 का सोल्यूशन बनाते हैं, ग्राम पर लीटर में होता है, या ऑक्जेलिक एसिड का बनाते हैं, जो भी स्ट्रेंथ निकालनी होती है या दी होती है ग्राम पर लीटर में होती है, सॉलिड लिक्विड में। और V/V का यूज़ एल्कोहलिक ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं V/V होती हैं। जैसे विस्की में अगर कहते हैं कि 30% या 40% है तो वो V/V होता है, मतलब 40 ml एल्कोहल, लिक्विड का लिक्विड में 40 ml एल्कोहल होगा, 100 ml पूरी जो विस्की होगी, मतलब 60 ml क्या होगा? वहाँ पे पानी होगा। इस तरीके से इनका यूज़ होता है। तो ये हो गई कंसंट्रेशन टर्म्स में फर्स्ट, जिसका नाम था स्ट्रेंथ, परसेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, परसेंट स्ट्रेंथ के बाद सेकेंड आप डालिएगा हेडिंग, सेकेंड है स्ट्रेंथ इन ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। स्ट्रेंथ इन ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन।
देखो बेटा पार्ट्स पर मिलियन क्या है बताते हैं। तो देखो स्ट्रेंथ इन पीपीएम में बिल्कुल परसेंट स्ट्रेंथ की तरह ही है। परसेंट स्ट्रेंथ में जो सोल्यूशन होता है वो 100 लिया जाता है, यहां पर सोल्यूशन 1 मिलियन लिया जाता है। तो लिखिएगा स्ट्रेंथ इन पीपीएम इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन स्ट्रेंथ इन पीपीएम इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन parts of solution in 1 मिलियन parts of solution। तो लिखेंगे आप लोग स्ट्रेंथ इन पीपीएम इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 6 मतलब 1 मिलियन। ये भी कई टाइप की हो सकती है, W/W, W/V, V/V, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट है। सोच के देखो जब 10 टू दी पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन हैं तो उसमें सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर W/W है या W/V है या V/V है, इसका सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। जो कफ सिरप्स आते हैं वहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कफ यानी खांसी को ख़त्म करने के लिए दिया गया है, उसकी बहुत कम अमाउंट चाहिए होती है। तो जैसे लिखा हुआ है 15 ppm, 15 ppm मतलब जब कहीं जाके 10 टू दी पावर 6 ml कफ सिरप बनाया गया तो उसमें 15 ml क्या डाला गया होगा, वो सब्सटेंस ऐड किया गया होगा 10 टू दी पावर 6 ml सोल्यूशन यानी कफ सिरप में, इस तरीके से। तो ये होती है स्ट्रेंथ इन पीपीएम। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इन, डेफिनेशंस आप लिख लो, क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चंस की अप्रोच थोड़ी अलग होती है, तो पहले आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अब है क्या ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेगमेंट बढ़ा है तो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे टफ जो आपको पढ़ते हैं AR, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, तो वहाँ पे हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, तब कहीं जा करके आप ये कह सकते हो कि हाँ हम 100% अटेंड कर लेंगे क्वेश्चंस को और सही सही अटेंड कर लेंगे। तो हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए जो चीज़ें जिन चीज़ों में आप लोग गलती करते हो उसमें मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर थर्ड है। ग्राम होते हैं सोल्यूट के, बस यही पता होना चाहिए, और जो लीटर होता है वो किसका होता है, सोल्यूशन का होता है, ना कि सॉल्वेंट का। तो गलती ये होती है अक्सर ना, क्या करते हैं कि अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वो कहते हैं कि हाँ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर बोल देते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर वहीं पे गलत हो गया क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सोल्यूशन नहीं है। तो लिखिएगा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, लिखो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा मोल फ्रैक्शन को हम, ये ग्रीक लेटर है काई, काई से दिखाते हैं, CHI, जनरली X बोलते हैं लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार। काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकाला जाता है, सोल्यूट का या सॉल्वेंट का, जो भी कंपोनेंट है। तो लिखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल। सपोज दैट हमने सोल्यूशन लिया,
सोल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट नाम नहीं दे रहे हैं, हमने एक को नाम दिया A और एक को नाम दिया B। ठीक है बेटा। इसके जो मोल हैं वो हमने मान लिए Na और इसके जो मोल हैं सोल्यूशन में वो हमने मान लिए Nb। तो जब हम निकालेंगे किसी का मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का ही होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अगर A का निकाल रहे हो यानी काई A, XA ही पढ़ रहे हैं, XA इज इक्वल टू होगा A के मोल अपॉन टोटल मोल। ऐसे ही अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी काई V निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। इस तरीके से ये फाइंड किया जाता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड किया जाता है। तो ये बेटा मोल फ्रैक्शन हो गया। खास बात ध्यान ये रखनी है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो सभी के मोल फ्रैक्शंस का सम होता है, काई A, काई B, डॉट डॉट काई N कर लिया हमने यहाँ पर। जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये जो होगा ये 1 के बराबर होगा। आपको पता ही है सभी फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 होता है, तो यहाँ भी ऐसा ही होना है। ठीक है। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी, कैपिटल M से दिखाते हैं। मोलैरिटी लिखिएगा। मोलैरिटी ये सॉल्यूशन की होती है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, मोलैरिटी कैपिटल M से दिखाते हैं, इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो मोलैरिटी टर्म है इसकी जो यूनिट होती है वो होगी मोल पर लीटर, या इसको हम लोग बेटा मोलर भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहीं पे, अगर कहीं पे लिखा है सॉल्यूशन इज m/10 या m/100, इसका मतलब है दैट इज जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 1/100 है। ऐसे ही ध्यान दें कुछ चीजों पे, अगर कहीं पे लिखा है डेसी मोलर दैट इज मोलैरिटी इज 1/10। अगर कहीं लिखा है सेंटीमोलर तो इसका मतलब है मोलैरिटी होगी 1/100। कहीं पे लिखा है सेमी मोलर, इसका मतलब होगा मोलैरिटी है हाफ। सेमी या हेमी, या कहीं लिखा है मिली मोलर तो इसका मतलब मोलैरिटी होगी 1/1000। बेटा ये जो हमने यहाँ लिखे हैं या ये लिखा है इसको आप मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी में भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर कहीं लिखा है n/100, n फॉर नॉर्वे, n फॉर कुछ भी आप ले सकते हो, अभी ध्यान नहीं आ रहा इस तरीके से, ABCD भी भूल गए हैं। n फॉर नॉट होता है, तो अगर n/100 लिखा है तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी 1/100 होगी। ठीक है, आज जाके ABC सीखेंगे। M फॉर मैंगो याद आ रहा है, n फॉर नहीं याद आ रहा। अगर कहीं पे लिखा है बाकी तो हो ही गया। ठीक है, मोलैलिटी के लिए भी ले सकते हैं, नॉर्मेलिटी के लिए भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे मोलैरिटी के बाद, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m, ये थोड़ी अलग है, लिखिएगा मोलैलिटी स्मॉल m। मोलैलिटी ये भी सोल्यूशन की होती है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। तो यहां पर बेटा नीचे जो आएगा वो होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यूनिट मोल पर केजी, या इसी को बोलेंगे मोलल। बेटा इसके बाद फार्मूला यूनिट्स जो होती हैं वो कितनी है, मतलब फॉर्मेलिटी आएगी। ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं वो नॉर्मेलिटी आएगी। फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी को हम आपको तब पढ़ाएंगे जो हमने आपको जो कंसंट्रेशन यूनिट्स अभी तक पढ़ाई हैं, जब इनके क्वेश्चंस हम लोग लगा लेंगे उसके बाद हम वो आपको अलग से पढ़ाते हैं। एक लेक्चर ही अलग बन जाता है फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी का, तब आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, आज आपको आज के लेक्चर में एक तो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया गया और उसके बाद जो पहली हेडिंग है कंसंट्रेशन टर्म्स, उसको स्टार्ट कर लिया गया। उसमें आपको सभी कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन लिखा दी गई नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को छोड़ के। यहीं पे आपको बेटा बताना चाहेंगे, एक क्वेश्चन है बहुत कॉमन पूछा जाता है जिसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट से ही लेना देना है। वो क्वेश्चन है कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है या कौन सी ये कंसंट्रेशन यूनिट भी बोलते हैं इनको, कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट है जो टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का यूज हुआ है वो चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, और जहाँ पर वॉल्यूम का यूज़ नहीं हुआ है, केवल मास मोल का यूज़ हुआ है, वे मोल भी मास से ही निकाले जाते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होंगी। एक तो मोलैलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ कहीं पर भी वॉल्यूम का यूज़ नहीं हुआ है। मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, और इसके अलावा एक परसेंट स्ट्रेंथ जो है W/W अगर है, या स्ट्रेंथ इन ppm W/W है, वो चेंज नहीं होगी। मतलब जहाँ वॉल्यूम का यूज़ नहीं हुआ है वो मास के साथ टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी, और जहाँ वॉल्यूम का यूज़ हुआ है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। जैसे मोलैरिटी चेंज होगी कैपिटल M, नॉर्मेलिटी चेंज होगी, फॉर्मेलिटी चेंज होगी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर चेंज होगी, परसेंट स्ट्रेंथ W/V है, V/V है, वो सब चेंज होंगी। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस को उठाएंगे और क्वेश्चंस हमारे चलेंगे। ठीक है, इसको आप तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए। बाय बाय।